मुझे बताओ वाराणसी और बनारस में डिफरेंस क्या है। बनारस पुराना नाम है, वाराणसी नया नाम है, फिर भी एक छोटा सा डिफरेंट है जो आपको इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी। बहुत अच्छा लगता है ना जब कोई पुराना फ्रेंड आपको अचानक से मिल जाए और आपसे मिलने भी आए। स्पेशली मेरी एक फ्रेंड शिप्रा कुछ टाइम पहले वाराणसी अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई। जैसे ही उसे पता चला कि हम लोग वाराणसी आ रहे हैं, वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलने हमारे गेस्ट हाउस आई और रात को 11 बजे हम लोग पहुंचे पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर। जब सब कुछ बंद हो चुका था, फिर भी शिकागो पिज़्ज़ा वाले ने हमें पिज़्ज़ा खिलाया। शिप्रा ने बहुत प्यार से हमें अपने घर डिनर के लिए बुलाया, जिसे हम मना कर ही नहीं सके। जब दिल्ली से वाराणसी पहुंच ही गए तो क्यों ना सारनाथ के दर्शन भी कर लिए जाए, तो हम लोग निकल पड़े सारनाथ के लिए। मुझे ना सारनाथ की हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पता, बट इतना पता है कि सारनाथ में सबसे पहले बुद्धिस्ट संघ का फॉर्मेशन हुआ था, जो महात्मा बुद्ध ने किया था, और उन्होंने अपने डिसाइपल्स को शिक्षा भी यहीं दी थी। मगर उससे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। हम लोग चल पड़े श्री राम मिष्ठान भंडार की फेमस कचौड़ियाँ खाने के लिए, मगर उस दिन वहाँ पर पूड़ियाँ बन रही थी। फिर हम लोग पहुँचे शंकर कचौड़ी वाले के यहाँ। हमने वहाँ से कचौड़ियाँ भी खाई और पूड़ियाँ भी खाई, और दोनों ही बहुत टेस्टी थी। उसके साथ मिली थी आलू पालक और मटर की सब्जी। एकदम डिफरेंट थी बट अच्छी थी। वाराणसी के लोग बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हैं। हमें बताया उन्होंने कि सारनाथ के लिए बसेस जाती हैं और बस स्टॉप का रास्ता भी बताया। वहां पहुंचे तो बस स्टॉप तो था ही नहीं। पुलिस वाले ने पूछा तो पुलिस वाले ने कहा लेफ्ट जाओगे तो बस स्टॉप मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली हम 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे अपने गेस्ट हाउस से कचौड़ी खाने, फिर वहां से बस स्टॉप ढूंढने, मगर कोई हमें बस स्टॉप नहीं मिला। पैदल चलते चलते मुझे दिखा ये बहुत सुंदर चर्च, पूरा रेड कलर का बना हुआ था और इसका नाम भी रेड चर्च था। यहाँ पर इन्होंने ना गोभी और टमाटर की खेती भी कर रखी थी। थक हार के हमने किया बैटरी रिक्शा और हम चल पड़े सारनाथ के लिए, जो हमारे वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हो रही थी ये बीजेपी की रैली, जो अम्बेडकर जयंती के ऊपर थी, और ये हमें दिखा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ का रास्ता थोड़ा क्लियर था एज कम्पेयर टू काल भैरव मंदिर का रास्ता, और यहाँ के हमने बैटरी वाले को दिए थे 150 रुपये, और हम लोग पौने घंटे में सारनाथ पहुँच गए। सारनाथ में अलग अलग कंट्रीज के बौद्ध मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पहुँचते ही हमें मिल गए बहुत सारे गाइड, जो 100 रुपये में कह रहे थे हम सारे मंदिर घुमाएंगे, बट हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। हम इस साल जनवरी में लुम्बिनी गए थे, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। वहाँ पर हम लोगों ने ये सारे जितने भी बौद्ध मंदिर हैं वो सब देख रखे थे। हमें सिर्फ सारनाथ का मेन मंदिर जो है वो देखना था, इसलिए हम लोग सारनाथ आए थे। फाइनली हमने गाइड किया 50 रुपीज़ में। उसने हमें बोला कि वो हमें सारनाथ के मंदिर की हिस्ट्री बताएगा, बौद्ध स्तूपा दिखाएगा, बस यही 2 चीज़ें हमें देखनी थी, इसलिए हमने उसको हायर कर लिया। ये है सारनाथ का मेन गेट। यहाँ पर अंदर एंटर करने पर हमें दिखी ये वाली स्टैचू। इनका नाम था श्री अंगरखा धर्मपाल जी, जो फाउंडर ऑफ महाबोधि सोसाइटी थे, और ये आए थे श्रीलंका से। इस मंदिर की एक चीज़ डिफरेंट थी कि अगर हमें अपनी फोटोग्राफ खींचनी है या अंदर वीडियो बनानी है तो वहाँ एक दान पेटी रखी हुई है, जिसमें हम अपने आप 20 रुपीज़ डालेंगे। तो ये ना बहुत ऑनेस्टी शो करता है कि हम वो 20 रुपीज़ डाल भी रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, और 20 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं था। ये जो सोने की प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, इसके पीछे रखी हुई है एक चांदी की डिबिया। उस चांदी की डिब्बी में भगवान बुद्ध की एक अस्थि रखी हुई है, जो निकाली जाती है साल में एक दिन, गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन, यानी कि कार्तिक मास की पूर्णमासी को। इसी मंदिर के अंदर हमने देखे ये प्यारे प्यारे भगवान बुद्ध के सोवेनियर्स, जो हम अपने दोस्तों के लिए ले सकते थे। मगर रिलीजन जो होता है वो बहुत पर्सनल होता है, इसलिए मैं रिलीजियस आइटम्स बहुत कम गिफ्ट करती हूँ। मंदिर से बाहर निकलकर हमने देखा ये पार्क। यहाँ पर इतना बड़ा घंटा टंगा हुआ है, ये ना किसी जर्मनी की लेडीज ने यहाँ पर गिफ्ट किया था। यहाँ पर ना भगवान बुद्ध की वो प्रेयर बेल्स होती है ना, वो भी थी, जो हमने भी बजाई। अब वो उस टाइम भी क्या मंत्र बोलते हैं वो तो हमें नहीं पता, बट इनको ना गोल गोल घुमाने में ना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं ना, ये प्रेयर बेल्स वहाँ पर लगी होती हैं, और इनके ऊपर ना उनके लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ भी होता है। आप लोग भी कभी जाओ ना ऐसे बुद्धिस्ट टेम्पल में, किसी भी मोनेस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको ये प्रेयर बेल्स मिलेंगी। यहाँ पर ना एक स्कल्पचर है भगवान बुद्ध का, जो अपने 5 डिसाइपल्स को ना धम्म की शिक्षा दे रहे हैं। जो इसके पीछे पेड़ है ना बड़ा सा, अकॉर्डिंग टू आवर गाइड, इसकी टहनी जो है बोध गया से लाई गई थी, जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये टहनी जब यहाँ पर लगा दी गई तो ये उसका पेड़ बन गया। तो ये एक्चुअल में वही पेड़ है जो वहाँ से एक्चुअल में थोड़ा सा उसका हिस्सा लाया गया था। यहाँ से हम पहुंचे धम्मक स्तूपा देखने के लिए, मगर उससे पहले मुझे दिखा ये प्यारा सा डॉगी, जो मंदिर की सीढ़ियों में सो रहा था। शायद मंदिर वालों ने ही इसको पाला होगा। इसे देखकर ना मुझे अपनी लाइला की याद आ गई। ये जो ऑरेंज टी शर्ट वाले हैं ना, ये हैं हमारे गाइड। पता नहीं कितनी नॉलेज थी इनको। एक्चुअल में ये जो स्तूपा है, यहाँ पर कहते हैं
कि भगवान बुद्ध ने अपने फर्स्ट 5 डिसाइपल्स को सबसे पहले शिक्षा इसी जगह पर दी थी। ओरिजिनली ये ना सम्राट अशोका ने बनवाया था, बट गुप्ता डायनेस्टी में इसको चेंज कर दिया गया। अब और भी वैसे तो गाइड हमारे को बहुत सारी हिस्ट्री बता रहा था। अगर इतनी ही हिस्ट्री मुझे जाननी होती ना तो मैं शायद स्कूल में अच्छे से पढ़ती और मेरी सोशल स्टडीज वाली टीचर तो पक्का ही मुझसे खुश हो जाती। वाराणसी में एक कुरुआ गांव है जिसको मोदी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ है। हर इंडियन को पता होगा कि बनारसी सिल्क साड़ीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस गांव को अडॉप्ट किया गया है उन लोगों को रोजगार देने के लिए। वहां पर पावरलूम्स और हैंडलूम्स गिफ्ट किए गए हैं जहां पर वहां के लोग वीविंग करते हैं और ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। तो वो जो कुछ भी बनाते हैं गवर्नमेंट अप्रूव ग्रामीण केंद्र में बेचते हैं। हमारा गाइड भी हमें ऐसे ही ग्रामीण विकास केंद्र में लेकर आया बनारसी साड़ियाँ खरीदवाने के लिए। वहाँ पर ना एक ही पर्सन था जो हैंडलूम पे बैठा हुआ साड़ी वीव कर रहा था। कैन यू इमेजिन, इस ज़माने में पावरलूम की जगह कोई हैंडलूम यूज़ करेगा? और इतना बड़ा अगर ग्रामीण केंद्र खोला हुआ है तो एक ही पर्सन को बिठा के क्या वो वीविंग करवाएगा? यहाँ के लोग कितने बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें भूख लग रही थी तो हमने वहाँ पर खाया लिट्टी चोखा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बनारसी साड़ियों की बात चली तो मैंने शिप्रा को ही कॉल किया और उससे पूछा कि मुझे अगर जेन्युइन साड़ी लेनी है तो कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए हम लोग फिर निकल पड़े दशाश्वमेध घाट। लो जी, हम तो पहुंच गए शोरूम। ये शोरूम बाहर से देखने में जितना छोटा था अंदर से उतना ही बड़ा था। इसके पास साड़ीज की इतनी सारी वैरायटी थी, आपको कम से कम रेंज से लेकर ऊंची से ऊंची रेंज मिल जाएगी। शॉप में अंदर घुसने के बाद हमें दिखी इतनी सारी भीड़। यहाँ पर ना शायद लोकल लोग भी आते होंगे क्योंकि लोग ना अपनी शादियों के लिए भी साड़ियाँ खरीद रहे थे। मैंने तो बस 2 ही साड़ियाँ ली। देखो ये दोनों साड़ियाँ मैंने परचेज करी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये साड़ियाँ कैसी हैं। ये दोनों ही कलर्स ना मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ली। एक जो थी थोड़ी हाई रेंज की थी, एक जो थी वो नॉर्मल रेंज की थी। डिनर टाइम पे हम लोग पहुँच गए शिप्रा के घर। सबसे ज़्यादा खुशी हुई कुच्चू को। वो तो बार बार यही कह रहा था कि लायला के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए आए हैं। उसने अपने सारे टॉयज़ दिखाए जो वो लायला के साथ भी शेयर करना चाहता था। उसने अपने घर में ना ये प्यारी प्यारी बर्ड्स भी दिखाई और एक्वेरियम में रखी हुई फिशेस भी। मैं ना उसको ये होमवर्क देकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो ये बर्ड्स का नाम रखेगा और फिशेस का भी, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। मे गॉड ब्लेस हिम। देखो देखो शिप्रा हमारे लिए ना गरम गरम रोटी बना रही है, एकदम गोल गोल फूले फूले फुलके। शिप्रा तुम सीरियसली खाना ना बहुत अच्छा बनाती हो और इतने प्यार से तुमने खाना बनाया था कि हमारा तो पेट भर गया मगर मन ही नहीं भरा। पानी पीने की भी जगह नहीं बची। हमने इतना सारा खाना खाया, ओवर ईटिंग कर ली थी, ओवर ईटिंग। शिप्रा ने बहुत सारी वेराइटीज बनाई थी डिनर में। खाना खाकर ऐसा लगा यहीं बिस्तरा लगाएं और सो जाएं, मगर क्या करें, दिल्ली भी तो वापस आना था। काम भी करना है कि नहीं, सिर्फ घूमते ही रहना है। हमने फिर शिप्रा एंड फैमिली को बाय बाय बोला और ऑटो पकड़ के चल पड़े अपने स्टेशन के लिए। स्टार्टिंग में मैंने आपसे वाराणसी और बनारस में डिफरेंस पूछा था। जब हम लोग दिल्ली से बनारस में आ रहे थे तो हमारा बनारस स्टेशन जो है वो निकल गया। सडनली हमें रियलाइज हुआ कुछ तो गड़बड़ है, बट 5 मिनट में ही वाराणसी स्टेशन आ गया। ये क्या था? बनारस मिस होने के बाद वाराणसी। जब हमने वापसी पे ऑटो किया तो हमें लगा कि हमारा स्टेशन कोड BS हो गया, बट आते हुए तो हमारा BSB था। सर्च किया तो पता चला वो बनारस है। दैट मीन्स वाराणसी और बनारस के बीच में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चलो चलो हमारी दिल्ली वाली ट्रेन आ गई, कहीं ये मिस ना हो जाए। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को खूब सारा लाइक करो और कमेंट करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप भरतपुर में। बाय बाय।